हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सब मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई बहुत धाक कर रहे हैं। दोस्तों, झारखंड बोर्ड टर्म 2 एग्जाम के लिए आप लोग का मॉडल पेपर जारी हो चुका है। जी हां दोस्तों, क्लास 9th और 11th के लिए अभी हम लोग इसमें देखने वाले हैं क्लास 9th का मैथ का मॉडल पेपर सेट 1 का डिटेल सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन। हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा, आप लोग रटने की जरूरत नहीं है। देखिए वीडियो को देखिए ध्यान से, रट कर आप लोग मैथ को सॉल्व नहीं कर सकते हो, समझिए, ताकि आप लोग ज्यादा बेटर तरीके से हर एक क्वेश्चन को बना पाओ। चलिए देखते हैं। और चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। हर एक मॉडल पर का सोल्यूशन अगर चाहते हो जल्दी तो शेयर कर देना, क्योंकि 10th क्लास वाले तो यार धमाका मचा दिए थे शेयर करके। तो इस प्रकार आप लोग भी कर देना हर एक मॉडल पर का सोल्यूशन। उसके बाद तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का महा लाइव चलेगा, चिंता मत कीजिए। और हाँ, अगर मुझसे अभी तक इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े तो वहाँ भी जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ आप लोगों को PDF मिल जाएगा मॉडल पेपर का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं कैसे हम लोग हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सभी का इससे पहले साइंस का अपलोड कर दिया हूँ, अब मैथ का देख रहा हूँ, उसका हर एक सब्जेक्ट का अपलोड कर दूंगा, चिंता मत कीजिए। ये तो आप लोग पता है कि एक कितना सवाल है, कितना नंबर का है, आप लोग यहाँ पढ़ लीजिएगा। मैं सवालों की तरफ चलता हूँ फटाक से। पहला सवाल देखिए क्या है कि चतुर्भुज चैप्टर से, और ऐसा सवाल मैंने आप लोगों को कराया था कि एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। मैंने ऐसा बताया था कि जब भी अनुपात में रहेगा ना मेरे दोस्त, तो इसको क्या x में मान लेना। कैसे x में मानेंगे सर? तो ये देखो, माना चतुर्भुज के चारों कोण क्या क्या मान लिए, अनुपात में था 3:5:9:13, तो सबको मान लिया x में, 3x, 5x, 9x और 13x। जब चतुर्भुज के चार कोण ये सब हो गया, हमको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो सर 360 डिग्री होता है। जब पता है कि 360 डिग्री होता है तो हमको पता है, ये भी पता होगा कि हाँ चारों कोणों को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री मिलना चाहिए। तो चलिए मैंने एक सभी को जोड़ दिया, 3x + 5x + 9x + 13x बराबर कितना, 360 डिग्री। ठीक है, अब बस सबको जोड़ दो तो 30x आ जाएगा, 30x बराबर 360, तो x का मान यहाँ से निकल जाएगा 360/30, 1 0 0 कटेगा, 3 12 36, तो x बराबर 12 डिग्री आया। अब x का मान 12 आया, हमको हर एक कोण निकालना है। कोण क्या क्या है, 3x है, 5x है, ठीक है, 9x है और 13x है, तो सबको निकाल लीजिए। 3x तो 3 गुने x जब कितना निकला 12, तो 3 गुने 12, 5x तो 5 गुने 12, 9x तो 9 गुने 12 और 13x तो 13 गुने 12। बोलो सर 12 कहाँ से आया? तो ये देखो मेरे दोस्त, x का मान 12 है, जहां जहां x वहां वहां 12, बस गुना कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए आप लोग। अगला सवाल बोल रहा है क्या कि नीचे दी गई आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु A, B और C इस प्रकार है कि कोण BOC बराबर 30 डिग्री। आप लोग ये फिगर देखिए, और ऐसा सवाल अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है। देखिए ये दिया हुआ है, ये कोण दिया हुआ है 60 और ये दिया है 30, दोनों मिला कितना हो जाएगा 90 डिग्री। आपको याद होना चाहिए, जब किसी वृत्त के दो बिंदु से कोई रेखा खींचते हैं, ठीक है, कोई भी बनाते हैं कोई भी कोण, और फिर उसी बिंदु से कोई भी कोण बनाते हैं वृत्त के बाकी बिंदुओं पर, तो याद रखिएगा इस कोण का जो होगा, बाकी कोई भी कोण बनाएंगे उसका आधा होगा। अगर यहाँ भी हम लोग बनाते हैं ऐसे करके इस प्रकार से, तो ये भी क्या होता है, ये भी जो होता है इस कोण का क्या होता है, आधा होता है ये वाला कोण। समझ गए? मतलब ये जो हमको कोण निकालना है ADC, ये वाला, ये जो होगा इस कोण का आधा होगा। तो ये पूरा कोण कितना है, तो 60 + 30 90 है, तो 90 का आधा 45 हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे सर वो तो बता दीजिए, तो वो भी देख लीजिए। कोण AOC बराबर कितना, 60 + 30 डिग्री बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। हमको ADC निकालना है, तो ADC मतलब क्या, कोण AOC/2 होगा ना। ADC बराबर देखिए क्या है, ADC हमको निकालना है, ये वाला निकालना है ADC, तो AOC/2 कर दीजिए, निकल जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, यानी कि 90/2 कीजिए, यानी कि 45 डिग्री फाइनली आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ देखिए, एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को बनाना पड़ेगा, तो मैं बोर्ड में बना के आप लोगों को बताऊंगा, कॉपी में जैसे भी। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वाला नहीं बता रहा हूँ, बाद में बताऊंगा, ठीक है। 4 नंबर हो गया, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर, इसका परिमाप 32 सेंटीमीटर। बहुत आसान सा सवाल है। हीरोन का फॉर्मूला वो पूछे हैं, अरे हीरो का नहीं, हीरोन का फॉर्मूला, ठीक है। तो 4 नंबर देखो क्या हो जाएगा, आपका दिया है भुजा 2, क्या क्या दिया है, एक दिया 8 सेंटीमीटर तो ए मान लिया, दूसरा दिया 11 सेंटीमीटर तो मैंने उसको क्या मान लिया, बी मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको तीसरी भुजा निकालना है, हमको परिमाप दे दिया है कितना, 32 सेंटीमीटर। हमको पता है कि सभी भुजाओं का जोड़ मतलब परिमाप होता है, तो सभी भुजाओं को जोड़ दिए, A + B + C बराबर कितना है 32। ए और बी मालूम है, उसको लिख दिए हम, और सी हमको निकालना है, तो ए और बी यानी कि 8 + 11 19 हो जाएगा, और 19 उधर से जाके माइनस हो जाएगा 32, यानी कि 13 सेंटीमीटर जो होगा आप लोग का सी निकल कर सामने आएगा। अब सी निकल के हमको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है कि √S × S - A × S - B × S - C, जो कि हीरोन का सूत्र होता है, ठीक है।
तो क्या करेंगे इसको देख लो यहाँ पर। सबसे पहले हमको s निकालना पड़ता है। s मतलब क्या होता है, अर्ध परिमाप। या तो आप s ऐसे निकालो कि a प्लस बी प्लस सी बटे 2, ठीक है, या फिर परिमाप दिया है तो परिमाप बटे 2। क्योंकि दोस्त परिमाप मतलब ही होता है a प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का जोड़ ही तो आखिर परिमाप कहलाता है ना। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मेरा परिमाप दिया होता, मैंने परिमाप बटे 2 कर दिया, क्योंकि परिमाप दिया हुआ है ना हमको 32, तो परिमाप बटे 2 मतलब 32 बटे 2 यानी कि 16 सेंटीमीटर। इसका अर्ध परिमाप यानी कि s निकल गया। अब आराम से क्षेत्रफल निकालिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ये वाला फॉर्मूला, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अंडर रूट में होता है। तो s का वैल्यू कितना है, 16 निकाले हम लोग। s माइनस ए यानी कि 16 माइनस ए की जगह कितना है, 8 है। s माइनस बी, एस की जगह पे 16 और b की जगह कितना है, 11 है। और s माइनस सी, s कितना है 16 और अभी c कितना निकाले हम लोग यहाँ पर देख लीजिए, c कितना निकाल लिए, 13 निकाल लिए। तो s माइनस सी यानी कि 16 माइनस 13, बस इसको कैलकुलेट कीजिए। 16 का तो 16 हो जाएगा, 16 में 8 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 16 में 11 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 16 में 13 जाएगा तो 3 हो जाएगा। हम 16 का तोड़े 8 गुना 2 में तोड़ दिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 8 मेरा है पहले से। तो बस 2 को 8 में से 1 8 निकल जाएगा, बाकी 2 5 10, 10 या 30 अंडर रूट 30 में यहाँ पर आंसर हो जाएगा 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 5 नंबर सवाल देखिए क्या बोला है, पहले 5 नंबर सवाल पढ़ लीजिए आप। बोला है कि जो दिया हुआ है यहाँ पर, एक फुटबॉल टीम 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3, ठीक है। तो माध्य निकालिए। माध्य मतलब सभी, और ये सवाल दोस्तों कल ही मैंने आप लोगों को समझाया था मैथ में। माध्य मतलब होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो चलिए बनाते हैं इसको। क्या है देखिए, वही लिखा है कि सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो क्या क्या ये सारा दिया है, सभी को जोड़ दीजिए। तो मैंने सभी को जोड़ दिया, अब बटा कुल संख्या। कुल कितना संख्या गिनिए तो 10 संख्या हो जाएगा ना, यहाँ पर 10 लिख दिया। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, बस इसको जोड़ो तो 28 मिल जाएगा। तो 28 बटे 10 यानी कि 2.8 हम लोग का फाइनली आंसर हो जाएगा। और इसके बाद और एक सवाल है प्रायिकता का दोस्तों 5। 6 नंबर में एक सवाल है, देखिए उसको कैसे करेंगे। 6 में क्या बोल रहा है कि इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक मतलब भैया जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक कहलाता है। तो आप लोग कमेंट में बोलना यहाँ पर कौन सा संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। 14 आ रहा है, 25, 14, 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 14, 18, कौन सा संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वही आपका बहुलक हो जाएगा। तो लिख देना बहुलक बराबर 14 या 18 या 12, जो भी आंसर होगा। जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है वही बहुलक हो जाएगा। 7 नंबर बोल रहा है, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती है, प्रत्येक घटना की प्रायिकता अभिकलित कीजिए। तो चलिए देखिए, चीत मिलता है 455 बार, पट मिलता है 545 बार। हमको कुल निकालना है तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे मेरे दोस्त। तो चलिए जोड़ते हैं 7 नंबर। हाँ, चित कितना है तो 455 है सर, पट कितना है 545 है सर, कुल कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो ना, 1000 आ जाएगा। समझ गए। प्रायिकता निकालना है चित आने का। चित आने का मतलब चित आने की संख्या बटे कुल संख्या। प्रायिकता मतलब ही होता है अनुकूल बटे कुल, मतलब जिस चीज का आप निकाल रहे हो प्रायिकता वो चीज की संख्या बटे कुल संख्या। तो किसका निकाल रहे हो, चित आने की संख्या। तो चित आने की संख्या बटे कुल संख्या। चित आने की संख्या कितना है 455, तो 455 बटे 1000। आप लोग डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हो, यहाँ पर भाग देके 0.455, कोई दिक्कत नहीं, वो भी आंसर होगा। ठीक है, और काट के लिखोगे तो इतना आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पट आने का, तो पट आने की संख्या बटे कुल संख्या। पट कितना हो रहा है 545 बटे 1000, तो 1000 से भाग दोगे तो यहाँ पर डायरेक्ट 0.545 भी लिख सकते हो, या फिर काटोगे तो आ जाएगा 109 बटे 200। समझ गए, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब आ गया है आप लोग का प्रूफ। थोड़ा ध्यान से प्रूफ सबको देखिएगा, क्योंकि ध्यान अगर प्रूफ में नहीं दीजिएगा दोस्तों तो फिर दिक्कत होने वाला है मेरे दोस्त। इसलिए थोड़ा सा तो ध्यान दे देना प्रूफ में, ठीक है। देखो, ABCD एक समचतुर्भुज है और PQR और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु है। दर्शाइए चतुर्भुज PQRS से एक आयत है। ठीक है, तो चलिए मैंने एक समचतुर्भुज बना लिया। क्या बोला है, समचतुर्भुज बोला है ना। तो मैंने ABCD एक क्या बना लिया, समचतुर्भुज बना लिया, ABCD। अब PQRS क्या उसका मध्य बिंदु है। तो देखिए AB का मध्य बिंदु P, PC का Q और CD का R और DA का या AD का S है। सबको हम लोग क्या करते हैं, मिला दिए, रचना करके सबको मिला दिए। समझ गए। अब हम इस विकर्ण को भी मिला दिए। किसको, A को C से मिला दिए और B को D से मिला दिए। आपको पता होना चाहिए समचतुर्भुज का विकर्ण जो होता है परस्पर एक दूसरे को समकोण पर काटती है। यानी कि ये वाला जो कोण होगा प्रत्येक कोण कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। इसलिए साइन करके मैंने दिखा दिया है, ठीक है, क्योंकि समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है। अब हमें क्या दिया है, देखो चलो प्रूफ लिख लेते हैं। क्या हमें ABCD एक समचतुर्भुज दिया गया है जिसमें PQR और S क्रमशः AB, BC, CD और DA के क्या है
मध्य बिंदु है। अरे वही तो है, पी किसका है, ए बी का है, क्यू किसका है, बी सी का है, आर किसका मध्य बिंदु है, सी डी का, और एस किसका है, ए डी का है। हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी को मिला दिया, बस हम लोग मिला दिया। अभी तो बताया ना मैंने किसको मिला दिया, ये पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस को मिला दिए। समझ गए, यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखेंगे मेरे दोस्त। रचना में हम लोग जो खुद से करते हैं, खुद से रचना करते हैं, उसे बोलते हैं रचना। आप खुद से क्या कलाकारी की है इसमें, तो खुद से हम लोग क्या किए, ए से सी और बी से डी को मिला दिए, ए से सी को मिला दिए और बी से डी को मिला दिए, हम लोग रचना कर दिए। समझ गए। अब प्रूफ करेंगे। अब सिद्ध करना क्या हमको, पी क्यू आर एस एक आयत है। पी क्यू आर एस आयत कब होगा, अच्छा बताओ तो पी क्यू आर एस आयत कब होगा। पी क्यू आर एस आयत तब होगा जब इसका आमने सामने की भुजा क्या हो जाए, बराबर हो जाए, और प्रत्येक कोण भी कितना हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए मेरे दोस्त। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ, प्रमाण, यानी कि अब जहाँ से हम लोग का प्रूफ शुरू होता है, ठीक है, इंग्लिश में प्रूफ लिखते हैं, हिंदी में प्रमाण लिखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में देखिए, त्रिभुज ए बी सी कहाँ पर है, यहाँ पर है ए बी सी, ए बी सी। इसमें देखिए आपको पता है दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी में ये जो ए सी समांतर क्या है, पी क्यू है। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में यहाँ देखिए, हाँ ए बी सी में पी क्यू समांतर ए सी है, पी क्यू समांतर ए सी, पी क्यू समांतर ए सी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक मिनट, इसका क्वेश्चन आप लोग एक मिनट पढ़ लीजिए, 8 नंबर देखिए। हाँ चलिए ठीक है, पी क्यू समांतर ए सी हो दोस्तों, ये एक मध्य बिंदु थ्योरम होता है। ठीक है, मध्य बिंदु थ्योरम में क्या होता है कि अगर कोई त्रिभुज, ठीक है, के बीचों बीच कोई रेखा खींची जाती है, देखिए अगर इसका मध्य बिंदु ये वाला है, इसका मध्य बिंदु ये वाला है, ठीक है, और एक रेखा खींचते हैं इसके रिगार्डिंग, तो ये और ये क्या होता है, समांतर होता है। याद रखिएगा क्या होता है, समांतर होता है। और साथ में ये जो भुजा होती है ना, ये बड़ा वाले भुजा का आधा होता है। याद रखिएगा, फिर से सुन लीजिए, कोई त्रिभुज है अगर, ठीक है, कोई अगर त्रिभुज है, कोई क्या है, त्रिभुज है मान लीजिए अगर, और उसमें अगर मध्य बिंदु में कोई रेखा हम लोग खींचते हैं इस प्रकार से, तो ये जो रेखा है और ये रेखा क्या होती है, समांतर होती है। साथ ही साथ ये जो रेखा है, छोटी वाली रेखा बड़े वाली रेखा की आधी होती है। बस समझ गए। अब चलिए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करते हैं देखिए, ठीक है, तो बस वही चीज़ लिखे हैं। त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ए बी सी में वैसे ही हो जाएगा, ए बी सी, ये क्या है, ये मध्य बिंदु है, मतलब ये और ये क्या हो, समांतर हो जाएगा। समांतर तो होगा, साथ में साथ पी क्यू जो होगा वो ए सी का क्या होगा, आधा हो जाएगा। समझ गए। और उसी प्रकार दोस्तों जब हम लोग त्रिभुज ए डी सी लेंगे तो क्या होगा, ये भी एस आर और समांतर क्या होगा, ए सी होगा। समांतर तो होगा, साथ में और क्या होगा, ये आधा होगा। एस आर जो होगा ए सी का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो बस उतना ही लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। चलिए लिखें, त्रिभुज ए सी डी में क्या, एस आर समांतर ए सी दिखा दिए, और एस आर क्या होगा, ए सी का आधा हो जाएगा। उसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी में वही है, पी क्यू समांतर ए सी है, आपको दिखा दिया अभी, और पी क्यू क्या हो जाएगा, ए सी का आधा। और ये कौन सा ए सी का आधा जो होता है, ये कौन सा थ्योरम से होता है, ये वाला, ये होता है मध्य बिंदु प्रमेय से होता है। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेना यहाँ पर, और इसको हम समीकरण 2 मान लें यहाँ पर, कोई दिक्कत। अब समीकरण 1 और 2 को मिलाएंगे तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, देखिए पी क्यू समांतर ए सी है और एस आर समांतर ए सी है ना। मतलब हम लिख सकते हैं क्या, पी क्यू समांतर एस आर हो जाएगा। जब पी क्यू ए सी के समांतर है और ए सी एस आर के समांतर है, मतलब ये सभी आपस में समांतर है। पी क्यू समांतर ए सी और यहाँ पर ए सी समांतर एस आर मिल जा रहा है, मतलब ए सी कॉमन आ रहा है ना, तो पी क्यू और एस आर क्या हो जाए, वो भी समांतर होगा आपस में। तो पी क्यू समांतर एस आर कर दिए, और पी क्यू बराबर एस आर भी होगा। क्यों, क्योंकि इधर देखिए, इधर भी ए सी बाई टू, इधर भी ए सी बाई टू, तो पी क्यू और एस आर भी तो बराबर ही होगा ना मेरे दोस्त। समझ गए। तो बस उसी को कर दिए, बराबर भी हो गया। और ये जब दोस्तों होता है ना कि आमने सामने की, पी क्यू बराबर क्या हो गया, पी क्यू बराबर क्या हो गया, एस आर हो गया ना। तो जब आमने सामने की भुजा बराबर हो जाती है तो कौन सा त्रिभुज होता है, वो कौन सा त्रिभुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। तो आमने सामने की भुजा बराबर हो गया। ठीक है, और इसलिए समीकरण 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, ये तो हो गया पी क्यू आर एस क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि ये समांतर भी है और बराबर भी है। अब आगे हम लोग, चूंकि एस आर समांतर ए सी है, ध्यान से देखिएगा, एस आर समांतर क्या है, ए सी है, एस आर समांतर ए सी है, यानी कि एस एम समांतर जी एम होगा। बिल्कुल होगा सर, जब ये पूरा इसके समांतर है तो ये छोटा वाला समांतर नहीं होगा जी, एस एम समांतर तो एस एन जी एन होगा ही ना। अब जब ये समांतर है, आगे देखो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, कि ये समांतर है, एस आर और ए सी समांतर है, इसीलिए एस एम और जी एन भी समांतर होगा।
इसी तरह एस जी और एम एन भी समांतर होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर ये और ये समांतर हो गया, उसी प्रकार एस जी और एम एन भी समांतर होगा मतलब ये सब समांतर हो गया। तो ये समांतर चतुर्भुज हुआ ना। ये कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है। जब ये 90 डिग्री का होगा दोस्त, तो इसने क्या गलती किया? ये भी तो 90 डिग्री होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि अभी तो बताएं ये जब समांतर हो गया सभी भुजा, मतलब ये समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने कौन समान होता है? मतलब क्या सर? मतलब ये जब 90 डिग्री यहाँ दर्शाया गया तो ये भी तो 90 डिग्री होगा। अब ये 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों सर? क्योंकि ये तो एक समांतर चतुर्भुज है ना, पी क्यू आर एस। तो अभी हम प्रूफ किए थोड़ा देर पहले ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखे हम? पी क्यू आर एस क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर देखो है समांतर चतुर्भुज, तो आमने सामने के कोण तो समान ही होगा, और इसीलिए दोस्तों ये कोण भी क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसको, ये भी कोण भी 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। इसी प्रकार प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो जाएगा। ये भुजा तो हम लोग का पहले ही बराबर हो चुका है, ठीक है, आपस में। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि इसी तरह एस एम एन जी एक समांतर चतुर्भुज है। एस एम एन जी क्या, वो तो हो ही गया 90 डिग्री कर ही दिए ना अभी तो जो बोले हम वो सब लिख दिए यहाँ पर, ठीक है, ये 90 डिग्री। और इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि पी एस आर 90 डिग्री हो गया और पी क्यू आर एस जो हो क्या हो जाएगा? आयत हो जाएगा। समझ गए? जो मैंने अभी बोला ना वो सारा चीज़ यहाँ पर ये लिखा हुआ है और कुछ नहीं। बस ध्यान से देख लेना, समझ में आ जाएगा। बस एक बार नहीं तो 2 बार जरूर देखना, क्योंकि प्रूफ में है थोड़ा प्रूफ में आपको देखना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। 9 नंबर सवाल देखिए क्या बोला है। उससे पहले 9 नंबर सवाल यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिए क्या बोला है। बोला दर्शाइए कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो चलिए वो भी दर्शा देते हैं हम। तो ये एक त्रिभुज हो गया और ये उसकी माध्यिका है। माध्यिका मतलब होता है ना दोस्त, जब सामने वाले के कोण से जब किसी कोण से सामने वाली भुजा पर एक रेखा खींची जाती है और इसको समद्विभाजित कर देती है, मतलब बी डी बराबर क्या हो जाएगा? सी डी हो जाएगा। उसे ही माध्यिका कहते हैं। मतलब बिल्कुल मध्य बिंदु में आकर ये काट देती है। समझ गए? तो क्या हुआ, हमें ए बी सी एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें ए डी क्या है? एक माध्यिका है। और हमें सिद्ध करना है क्या कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी, मतलब ए बी डी का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा? ए बी डी का क्षेत्रफल ए डी सी के बराबर होगा। यही हम लोग को प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। रचना में हम क्या किए? देखिए रचना में हम एक लंब खींच ली। कहाँ से? एस एन लंब क्या खींचे? बी सी खींचे। ए एन लंब क्या खींचे? बी सी खींचे, मतलब ये 90 डिग्री का है। बस लंब खींचे। अब हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ए, हमको चूंकि क्षेत्रफल चाहिए दोनों का, किसी भी हाल में ये क्षेत्रफल बराबर करना है ना, तो लिखते हैं दोनों का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी बराबर क्या होता है? हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। तो वही लिखे हम, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी बराबर हाफ गुने आधार में क्या था? बी डी था, और देखिए आधार में क्या है? बी डी है, ऊंचाई में क्या है? ए एन है। उसी पर जब ये वाला लेंगे तो आधार में क्या होगा? सी डी होगा, और ऊंचाई तो वही ना होगा, क्योंकि जो उस रेखा पर आगे लंब होता है वही उसका ऊंचाई होता है। तो वही चीज़ लिखे यहाँ पर, समझ गए? तो हाफ इंटू बी डी इंटू ए एन, और बी डी की जगह पर सी डी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं सर? क्योंकि देखिए, अच्छा भैया बी डी बराबर सी डी नहीं होगा, क्योंकि ये माध्यिका है ना, इसको बराबर भागों में बांट दे रहा है, इसलिए बी डी और सी डी क्या हो जाएगा? बराबर, क्योंकि ये माध्यिका है, माध्यिका बराबर भागों में बांट देता है जिस पर भी होता है। तो ये हो गया। तो बी डी और मतलब बी डी की जगह सी एन भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल जब निकालेंगे, ये ए डी सी का देखिए, ए डी सी का जब निकालेंगे तो इसमें भी दोस्तों क्या हो जाएगा? हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई हो जाएगा। तो हाफ गुने आधार तो क्या होगा? आधार तो सी डी ही होगा इसमें, ठीक है। ऊंचाई क्या हो जाएगा? ए एन हो जाएगा। तो इस लिख दिया हाफ गुने सी डी गुने ए एन। अब दोनों में देखिए, इसमें भी हाफ गुने सी डी गुने ए एन, इसमें भी हाफ गुने सी डी गुने ए एन, यानी समांतर समीकरण 1 और 2 से कह सकते हैं कि दोनों का क्या होगा? एरिया बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो बराबर दिख ही रहा है ना। समझ गए? तो ये हो गया प्रूफ फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है, देख लीजिए। ये है एक वृत्त, क्या है? ये एक वृत्त, और ये जीवा ए बी है और ये जीवा सी डी है, ठीक है। हमें ओ केंद्र वाला एक वृत्त दिया गया है, ये ओ केंद्र वाला एक वृत्त दे दिया है जिसमें ए बी बराबर सी डी है। चूंकि बोल ही दिया है क्वेश्चन में ए बी और सी डी दो बराबर जीवा है, तो हमें सिद्ध करना है क्या कि बराबर कोण आंतरित करते हैं। ये कौन सा कोण बना? ये कोण आंतरित करता है। ये वाला कौन सा कोण आंतरित कर रहा है? ये वाला कोण आंतरित कर, मतलब ये कोण और ये कोण हमको बराबर दिखाना है। कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी दिखाना है। तो कोण ए ओ बी और सी ओ डी में हम लिख लिए। दोनों को अगर हम सर्वांगसम कर दें मेरे दोस्त, अगर इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा दें तो क्या हो जाएगा? ये कोण भी बराबर हो जाएगा। तो हम इसलिए सर्वांगसम दिखाएंगे। तो दोनों त्रिभुज में ले लिए। क्या होगा? सबसे पहला ओ ए बराबर ओ सी होगा। ओ ए बराबर, ये ओ ए बराबर ओ सी, इस त्रिभुज का ओ ए और इस त्रिभुज का ओ सी बराबर हो जाए। क्यों होगा? क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है।
ओ बी बराबर ओ डी बराबर होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये भी वृत्त की त्रिज्या है। और ए बी बराबर सी डी, अच्छा ए बी बराबर सी डी क्या क्यों होगा? क्योंकि तो दिया है ना कि जीवा बराबर है, तो इसलिए बराबर हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांग सम हो जाएगा एस 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 सर्वांग समता नियम से। और दोनों जब सर्वांग सम हो गया तो कह सकते हैं कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, कोण नियम से सी पी सी टी, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। समझ गए? अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला सवाल देखिए 11 नंबर, बहुत ही आसान सा सवाल है। एक संकेंद्र मतलब संकेंद्र वृत्त है, मतलब एक ही केंद्र में दो वृत्त को खींचा गया है और ऐसे एक रेखा खींचा गया है। यहाँ पर एक केंद्र ओ है, ठीक है। तो चलिए इसमें प्रूव करना क्या आप लोगों को कि ए बी बराबर सी डी है, ए बी बराबर सी डी, ये खाली दिखाना है। तो चलिए दिखाते हैं प्रूव करके। तो देखिए ये हो गया आप लोग का वृत्त, हमें दो संकेंद्र वृत्त दिया गया है, हमें सिद्ध करना है क्या? ए बी बराबर सी डी, ये तो दिया लिखा हुआ है ना। अब प्रमाण मतलब प्रूफ के लिए जो चीज़ हम लोग करते हैं, केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। दोस्तों याद रखिएगा, कोई भी अगर केंद्र, ये जीवा है, केंद्र से अगर जीवा पर लंब खींचते हैं ना तो इसको समद्विभाजित करते हैं, मतलब इधर जितना दूरी इधर भी उतना दूरी हो जाएगा, समान दो भागों में बांट देता है। तो वही चीज़ यहाँ पर हुआ। ये देखिए ओ केंद्र है, यहाँ से ये लंब खींचा, मतलब ये और ये क्या समान भागों में बंट गया। तो हम लोग देखिए क्या लिखे कि BC छोटे वृत्त की जीवा है। BC क्या है? ये BC तो छोटे वृत्त की जीवा है ना, BC तो मेरे दोस्त छोटे वृत्त की ही जीवा है, और वो OM उस पर लंब खींच दिए। जब BC छोटे वृत्त की जीवा है तथा OM परपेंडिकुलर BC है, OM जो है ये लंब BC है, समझ गए? OM लंब क्या है? BC है। तो हम लोग लिख सकते हैं BM बराबर CM। क्यों लिख सकते हैं सर? क्योंकि अभी हम बताएं कि किसी भी वृत्त के केंद्र से अगर जीवा पर लंब डाला जाता है तो उसको समान भागों में बांटता है, मतलब ये वाला दूरी बराबर ये वाला दूरी होगा, मतलब BM बराबर क्या होगा? CM होगा, ये छोटे वाले के लिए। और बड़े वाले वृत्त के लिए क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब AM बराबर DM, वही चीज़ की लिखे हैं। देखो उसी प्रकार AD बड़े वृत्त की जीवा है तथा OM परपेंडिकुलर AD है तो है ही, इसलिए AM बराबर क्या हो जाएगा? DM हो जाएगा। बस समीकरण 2 में से एक को घटा दीजिए तो AM माइनस BM हो जाएगा, इधर DM माइनस CM हो जाएगा। माइनस कीजिएगा, AM में BM जाएगा तो AB बचेगा, DM में CM जाएगा तो CD बचेगा। कैसे बचेगा? तो देखिए AM ये वाला है पूरा, AM यहाँ से यहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक अगर माइनस कर दोगे, सॉरी AM है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, उसमें से आप क्या माइनस कर दोगे? BM माइनस कर दोगे तो को वाला ये वाला बचेगा ना, तो इसलिए ये भी हो जाएगा, उसी पर सेम उधर वाला भी हो जाएगा। तो ये हो गया आप लोग का फाइनली प्रूफ। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोग का एक दिया है माध्यक से दिया है, बहुत आसान सवाल है। इसमें दे दिया है कुछ लाइन, यार ये सवाल दोस्तों मैं कल आप लोगों को बताया था, ठीक है, कल मैथ का वीडियो में ये बताया था, फिर भी मैं सॉल्यूशन यहाँ पर कर दिया हूँ। ऐसे नहीं करना चाहिए था क्योंकि कल मैं बता ही दिया था। बस कुछ नंबर्स दिया हुआ है, इसका माध्यक निकालने बोला था। तो माध्यक बराबर होता है, हम लोग जानते हैं, सम संख्या के लिए अलग फॉर्मूला होता है, विषम के लिए अलग होता है। चूंकि यहाँ पर कुल संख्या 10 है, यानी कि सम संख्या है, तो सम संख्या लगा देंगे फॉर्मूला। माध्यक बराबर n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद बटे 2 बराबर 63। बस इतना किए। अब हम लोग n कितना है? 10 है, तो 10/2, और यहाँ पर n जहाँ n वहाँ 10 लिख दिए, कट जाएगा 5वां पद, और यहाँ पर ऊपर 10, तो 5 + 1 6वां पद हो जाएगा, ठीक है। 5वां पद भी देखिए यहाँ पर गिनिए आप 5वां पद को, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां पद x और छठा पद x + 2, दोनों को जोड़ दीजिए क्योंकि दोनों को यहाँ पर जोड़ा गया 5वां और छठा को, x + 2 बटे 2 बराबर 63। अब बट्टा में 2 है तो जाके उधर गुना हो जाएगा, 126 हो जाएगा गुना हो गए। अब 126 और प्लस है 2 इधर में, तो उधर जाके -2 हो जाएगा, तो 124 हो जाएगा। x 2 गुना में है तो बट्टा में चल जाएगा, यानी कि 62 कट के आ जाएगा फाइनली x का वैल्यू। गेट इट? अब चलेंगे 14 नंबर सवाल की तरफ। बोला है कि 2 बच्चे वाले 1500 परिवारों का यादृच्छिक चयन किया गया है। एक मिनट, यहाँ पर ये कितना नंबर था? 12 नंबर, हाँ 13 नंबर दोस्तों, यहाँ पर शायद 13 नंबर का नहीं लिया है क्या? मैंने लिया होगा, एक मिनट, हाँ 13 नंबर देख लीजिए, 12 के बाद 13 नंबर, ठीक है। बोरा की यहाँ पर 5 थैला है, प्रत्येक में 50-50 अंकुरित बीज है, ठीक है। तो उसका अंकुरित किया था 20 दिन बाद। अब कुछ देखा गया कि एक में 40 अंकुरित हुआ, एक में 48 हुआ, एक में 42 अंकुरित हुआ, एक में 39, एक में 41 बीज अंकुरित हुआ। आपको प्रायिकता निकालना है थैले में से 40 से अधिक बीज की। तो सबसे पहले यहाँ पर कुल थैला कितना है वो देख लीजिए, ठीक है। कुल थैला कितना लिखे यहाँ पर देखिए, थैलों की कुल संख्या बराबर 5। सबसे पहले एक थैले में 40 से अधिक बीज, 40 से अधिक बीज ऐसे कितना थैला है? 40 से अधिक बीज वाले थैलों की संख्या कितना है? गिन लीजिए, 1 गो है, 1 गो है, 2 गो है और 3 गो है, तो 3, और कुल थैला कितना है? 5, तो इसलिए 3/5 हो जाएगा। बस वैसा ही किया और कुछ नहीं, आसान सा है। तो यहाँ पर 3/5 हो गया। एक थैले में 49 बीज, तो आप लोग देखिएगा तो 49 बीज कहीं भी कोई भी थैला में नहीं दिखेगा। देखिए
कोई भी थैला में यहाँ पर 49-20 दिख रहा है आपको, किसी में भी नहीं है, तो यहाँ 0 प्रायिकता हो जाएगा। और अंतिम में है एक थैले में 35 से अधिक बीज, तो 35 से अधिक बीज सब में है, आप गिन लीजिए, सब में 35 से अधिक बीज है, तो 5/5 हो जाएगा, यानी कि एक आंसर इसका फाइनल आंसर आ जाएगा पूरा पूरी। आगे दोस्तों है एक प्रूफ है कि समांतर 1 मिनट 14 नंबर है ना, तो ये तो बहुत आसान है, लड़की वाला है यहाँ पर, चलिए देख लीजिए। 14 नंबर प्रायिकता निकालने बोला था आप लोगों को। कुल परिवारों की संख्या हम दोनों को सबको जोड़ दिए तो 1500 आ गया। 2 लड़कियां हो तो आप संख्या गिनिएगा, 2 लड़कियों वाले परिवार की संख्या कितना है 475 बटे कुल, यानी कि 1500 काट दीजिएगा तो 19/60 आ जाएगा। नेक्स्ट है एक लड़की हो तो ऐसे कितने परिवार है जहां एक लड़की हो, 814 परिवार है, बटे 1500, इसको काट दीजिए 407 बटे 750 आ जाएगा। कोई लड़की नहीं है, ऐसे कितने परिवार है, तो ऐसे 211 परिवार है, 211 बटे 1500, इसको कटेगा नहीं, कटेगा तो काट दीजिएगा। ये हो गया फाइनली आंसर। अब अगला प्रूफ है हम लोग का, क्वेश्चन को देख लीजिए क्या है। इस समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण बीडी पर 2 बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर BQ, देखिए आकृति दिखाई गया है और इस सबको प्रूव करने बोला एक एक करके। चलिए सभी को हम लोग प्रूव करते हैं बहुत ही आसान और धुआंधार तरीके से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को। ये देखिए फिगर दिया हुआ है आप लोग का, आप लोग सबसे पहला काम क्या करना है कि APD सर्वांगसम CQB प्रूव करना है। APD दिख रहा है कहीं पर, APD कहीं पे दिख रहा है आप लोग को, APD ये दिख रहा है, और दूसरा कलर ले लेते हैं क्या, CQD, CQB है ना, तो CQB ये वाला दिख रहा है, चलिए बढ़िया है, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखो दोनों त्रिभुज ले लें APD और CQB में, APD और CQB आप थोड़ा पहले ध्यान दीजिए, ये दिया हुआ है कि BQ बराबर PD, ये दिया हुआ है, तो एक चीज तो हम लोग लिख सकते हैं, सर्वांगसम कब होता है, जब किसी चीज का 3 चीज बराबर हो, या तो 2 कोण एक भुजा बराबर हो जाए, या फिर तीनों भुजा बराबर हो जाए, ये सब चीज होता है सर्वांग समता कुछ नियम। तो यहाँ पर BQ बराबर PD दिया हुआ है, और क्या ये समांतर चतुर्भुज है, मतलब AD समांतर बराबर BC होगा, और क्या जब ये समांतर चतुर्भुज है और ये रेखा इसको काट रही है, मतलब ये कोण बराबर ये कोण होगा, क्यों, एकांतर कोण। ये देखिए समांतर चतुर्भुज है, ये रेखा काट रहा है, मतलब ये कोण बराबर ये कोण, क्यों, क्योंकि समांतर कोण है। बस अब हो गया बराबर, जो है उसको लिख दो आप, आसानी से आ जाएगा। क्या लिखें सर, तो देखो क्या लिखोगे, अरे रुको, हाँ 2 त्रिभुज ले लिए, AD बराबर BC समांतर चतुर्भुज की भुजा अभी बता दिए AB और BC, DP बराबर BQ ये तो दिया हुआ है आप लोग का, ठीक है, DP बराबर BQ क्या दिया हुआ है, तो और क्या ADP बराबर CBQ अभी बता दिए, एकांतर कोण है, तो इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। अब जब दोनों सर्वांगसम होगा तो AP बराबर तो CQ भी हो जाएगा, जब दोनों सर्वांगसम होगा तो AP बराबर CQ भी हो जाएगा, ठीक है। AP बराबर क्या हो जाएगा, CQ, यहाँ देखो AP बराबर क्या हो जाएगा, AP बराबर CQ, क्यों, क्योंकि जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो भुजाएं भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो, ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं CPCT से। नेक्स्ट प्रूव करना है कि AQB सर्वांगसम CPD, तो उसी प्रकार उसी पे क्या हो जाएगा, BQ बराबर DP हो जाएगा, फिगर आप लोग देख लीजिएगा, AB बराबर CD हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज की भुजा है, और ABQ बराबर CDP हो जाए, एकांतर कोण है। सेम टू सेम जैसा प्रोसेस मैंने पहले बताया, यहाँ AQB और CPD कौन वाला त्रिभुज होगा, तो देख लीजिए यहाँ पर एक मिनट, कौन कौन सा त्रिभुज है, AQB और CPD, AQB और CPD, तो AQB और CPD, ठीक है, AQB और CPD ये वाला, ठीक है। तो क्या ये भुजा बराबर होगा, समांतर चतुर्भुज की भुजा है, ये भुजा बराबर है, दिया हुआ है, और ये देखिए ये समांतर है, कोई रेखा काट रही है, तो ये कोण बराबर ये कोण बराबर होगा, एकांतर कोण, समझ गए। तो बस इतना चीज हो गया, ये हो जाएगा सर्वांगसम। अब चतुर्भुज, ये जब सर्वांगसम हो गया तो AQ बराबर CP भी बराबर हो जाएगा CPCT से, समझ गए, CPCT से ये बराबर हो जाएगा। अब चतुर्भुज APCQ में क्या बोला कि प्रूव कीजिए ये समांतर चतुर्भुज है, तो जब दोस्तों AP बराबर CQ हो गया, AQ बराबर CP हो गया, तो AP बराबर CQ, यहाँ देखो AP बराबर क्या हो गया, CQ हो गया, ठीक है, AP बराबर क्या हो गया, CQ हो गया, एक मिनट, AP बराबर CQ हो गया और PC बराबर AQ हो गया, तो आमने सामने जब भुजा बराबर होती है तो वो समांतर चतुर्भुज होता है, तो इसलिए प्रूफ हो गया, समझ गए। अब दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, 18 नंबर सवाल देखिएगा आप लोग, 1 मिनट में आप लोग सवाल दिखा देता हूँ 18 नंबर का।
देखिए 17 नंबर सवाल दोस्तों आप लोग का ये कंस्ट्रक्शन का है। तो दोस्तों जब मैं कंस्ट्रक्शन आप लोग को पढ़ाऊंगा ये अलग से बता दूंगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन रहने दीजिए। और एक सवाल था 4 नंबर वाला, वो भी 18 नंबर देखिए बोला, एक त्रिभुजाकार पार्क है ABC जिसकी सारे भुजाएं दिया है 120, 80 और 50, ठीक है। इसके चारों ओर एक बाड़ लगानी है, इसे अंदर घास उगानी है, कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है, मतलब क्षेत्रफल निकालना है। पहला चीज हम लोग को क्या निकालना है, क्षेत्रफल। नेक्स्ट बोल रहा है 1 और 3 मीटर चौड़े एक फाटक, ठीक है। चौड़ा फाटक है 3 मीटर, मतलब मान लीजिए इस प्रकार कोई त्रिभुजाकार है, ठीक है। और यहाँ पर चौड़ा फाटक लगाना है, मतलब इतना एरिया को बात देना है, यहाँ पर बेड़ नहीं लगाना है, मतलब इतना बेड़ माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 20 रुपये प्रति मीटर की दर से कांटेदार वाड़ लगाने का व्यय भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, दिया हुआ है भुजा ABC निकाल लिए तीनों को जोड़ करके, ठीक है। क्या निकाल लिए, S निकाल लिए हम लोग तीनों को जोड़ करके, ठीक है। तो जब S निकाल लिए तो क्या हो जाए, यहाँ पर S आ गया आपका 125। ये फॉर्मूला होता है S का, ठीक है। ये S का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, ये S का फॉर्मूला होता है। तो S निकल गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग को पता है होता है S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो बस कर लिए वहाँ पर, सबका वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर सबका कैलकुलेशन करके आ जाएगा, समझ गए। S कितना है 125, तो 125 लिख दिए S के जगह पे। A का वैल्यू है 120, B का वैल्यू है 80 और C का वैल्यू है 50। बस कैलकुलेट करोगे। आप पता है कि रूट में से 2 में से 1 निकलता है, तो आप लोग किसी भी तरह से इसको तोड़ सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि हाँ मैंने जैसे तोड़ा वैसे ही तोड़ना है। आप लोग और छोटा टुकड़ा में इसको तोड़ सकते हो। 25 को 5 गुने 5 लिख सकते हो, इसको 5 गुने 3 लिख सकते हो। फाइनली आंसर आपका आ जाएगा इसका। अब बेड़ की लंबाई, बेड़ का व्यय कैसे ज्ञात करें, तो देखिए हमको बोल दिया कि 20 रुपया प्रति मीटर की दर से यहाँ पर व्यय निकालना है, ठीक है। पता है व्यय मतलब कि आपको बेड़ लगाना है, मतलब आपको परिमाप पता होना चाहिए। आप बगान में जब बेड़ लगाओगे तो आपको उसका परिमाप तो पता होना चाहिए ना, बिल्कुल पता होना चाहिए सर। तो परिमाप पहले निकाल लेते हैं। परिमाप मतलब क्या, कुल लंबाई बेड़ की। तो 120, 80 और 50, यहाँ पर कुल लंबाई दोस्तों हो जाएगा 250 हो गया। अब उसमें से दोस्तों जो फाटक है, मान लीजिए ये हम लोग का हो गया, ये इतना इतना फाटक है, इतना तो हम लोग का फाटक को तो माइनस करना पड़ेगा। फाटक की चौड़ाई दे दिया 3 मीटर, ठीक है। तो ये पूरा 250 आया, उसमें से फाटक को तो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तक तो बेड़ लगेगा नहीं, तो 3 हम माइनस कर दिए, ठीक है। तो 3 माइनस कर दिए तो 250 में 3 गया, तो जितना बचा वो हम लोग का कुल लंबाई हो गया। अब प्रति मीटर, 1 मीटर का 20 रुपया है, तो इतना मीटर जो बचा उसका 20 से गुना कर दो, 247 गुना 20, 4940 रुपया आपका फाइनल इसका आंसर आ जाएगा, समझ गए। बस हो गया। और दोस्तों 18 हो गया। 19 नंबर सवाल, तो एक सिंपल सा सवाल है, सांख्यिकी के सवाल है। दिया गया है कि आपको 40 इंजीनियर है, आपको 0 से 5 का वर्ग अंतराल लेना है, ठीक। किसका लेना है, 0 से 5 का वर्ग अंतराल लेना है और वर्ग माप 5 लेके कर देना है। तो मैंने वही चीज़ किया, वर्ग अंतराल ले लिया 0 से 5 का। 0 से 5 जहाँ यहाँ हाईएस्ट संख्या वहाँ तक लेना। हाईएस्ट संख्या आपको क्या दिख रहा है, देखिए हाईएस्ट संख्या 35 तक दिख रहा है क्या आपको, 35 के अंडर में दिख रहा है, तो हम 30 से 35 तक हाईएस्ट लेंगे, मतलब जहाँ तक आपको संख्या दिखेगा। तो बस ऐसा हम वर्ग अंतराल बना लिए। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 35, 30 से 35। अब आपको ढूंढना है कि 0 से 5 के बीच में कितनी सारी संख्या है। तो आप जब गिनोगे, ढूंढोगे, ध्यान देके, तो 5 संख्या मिल जाएगा। 0 से 5 यहाँ ढूंढोगे ना आप कि 0 से 5 क्या क्या है सर, तो सर एगो 3 मिल गया, एगो क्या मिल गया, एगो 3 मिल गया, एगो 2 मिल गया, एगो 2 मिल गया। इस प्रकार कुल ढूंढोगे तो 5 को संख्या सामने आ जाएगा आपका। तो जितना संख्या होगा वहाँ लिख देना 0 से 5 के। उसी प्रकार 5 से 10 के बीच में 11 होगा, 10 से 15 के बीच में दोस्तों आप लोग का हो जाएगा, वो भी 11 हो जाएगा। उसी प्रकार 15 से 20 के बीच में 9 संख्या होगा, 20 से 25 के बीच में 1 संख्या होगा, 25 से 30 के बीच में 1 संख्या होगा, 30 से 35 के बीच में 2 संख्या होगा। सबका मिलान चिन्ह हम दे दिए। जब देखिए मिलान चिन्ह जैसे 5 रहेगा तो 1 2 3 4 5 हो गया, 4 रहेगा तो 1 2 3 4, ठीक। उसी प्रकार जैसे 9 है तो पहले हम दे दिए यहाँ पर 4 को, फिर 5 हो गया, 1 को दे दिए, तो समझ गए। और यहाँ पर 4 को और कर दिए तो हो गया 9, इस प्रकार से। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग का पूरा मैथ का सॉल्यूशन समाप्त होता है। और लास्ट एक 16 नंबर जो छूट गया था वो देख लीजिए आप लोग। ये सिद्ध करना है क्या, एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो देखिए त्रिभुज हमें ABC और DBC एक ही आधार पर, देखिए त्रिभुज ABC, अरे यार मिट जाता है, त्रिभुज ABC और DBC एक ही आधार पर है, ठीक है। BC पर स्थित है और समांतर रेखा BC और AD पर है। समांतर रेखा क्या है, BC और AD पर स्थित है ये दोनों त्रिभुज। तो वही लिखा है, सिद्ध करना है कि दोनों का एरिया बराबर होगा, किसका, ABC का और DBC का। तो बनावट में हम क्या किए,
सी समांतर बी ए, सी ई समांतर बी ए, सी ई समांतर, यहाँ देख लो 1 मिनट, सी ई समांतर बी ए तथा बी एफ समांतर सी डी खींचा, सी समांतर बी ए, सी समांतर बी ए और बी एफ समांतर बी एफ, ये बी एफ समांतर सी डी, ये खींचा, अपने से खींच लिया, ठीक है, क्योंकि ये तो रेखा था नहीं, हम लोग का इतना ही एरिया था, इतना ही एरिया हम लोग का था, तो ये वाला चीज़ हम एक्स्ट्रा हमने खींच लिया, ठीक है। तो अब क्या, अब प्रमाण मतलब प्रूफ होता है हम लोग का ए बी सी डी क्या, एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी क्या, एक समांतर चतुर्भुज, क्योंकि ये दोनों समांतर है ना, क्या ये दोनों समांतर है, ठीक है, ये दोनों क्या है, समांतर है, और ये तो अभी समांतर हम मान लिए ना। तो जब समांतर हो गया तो चूंकि ए, यहाँ पर देखो समांतर चतुर्भुज ए बी सी, समांतर चतुर्भुज ए बी सी ई ये वाला, तथा समांतर चतुर्भुज एफ बी सी डी तथा समांतर एफ बी सी डी ये वाला, ठीक है, समांतर चतुर्भुज क्या, एफ बी सी डी ये वाला एगो, और एगो ये वाला, ठीक है, मैंने तो अलग अलग कलर दिखा दिया। क्या बोल रहा है, एक ही आधार BC पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में, एक ही आधार क्या है BC, ये वाला एक ही आधार है ना, एक ही आधार है BC, ये वाला एक ही आधार BC पर स्थित है, ठीक है, और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में, समांतर रेखा भी देखिए यही है, एक ही है कि बीच में स्थित है, ठीक है। तो जब स्थित है तो हम कह सकते हैं कि जब इस प्रकार जो होता है स्थित है समांतर के बीच, तो एरिया ऑफ ABC बराबर समांतर चतुर्भुज एरिया ऑफ FBCD, ठीक है। हाँ यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, एरिया ये समांतर चतुर्भुज का दिया है, ठीक है, जब एक ही रेखा पर स्थित है तो यहाँ पर ABC और DBC का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ क्या समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। तो दोस्तों ये था आप लोग कुछ सिंपल सा प्रूफ। हाँ ये लास्ट में थोड़ा सा आप लोग चेंज कर दीजिएगा, ठीक है, 1 मिनट, ये चीज़ आप लोग को यहाँ पर ये नहीं लिखना था, ABC लिखना है और DBC लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये था दोस्तों प्रूफ। और चलिए ये वाला आपको किताब का सॉल्यूशन था, इसलिए उतना शायद नहीं भी आया होगा समझ में, तो मैं इसका खुद से बना के सॉल्यूशन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो बस मेहनत कीजिए, सभी को शेयर कर दीजिए, इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और भी अच्छे अच्छे वीडियो अगर चाहते हो तो। चलिए सो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू, अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।